विद्यार्थी नमस्कार, मैं इनके यादव अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इनके एग्जाम पास पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, एसएससी पिछले कुछ समय से एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को लगातार एग्जाम में प्रोजेक्ट कर रही है और वो है भारत की नदियां। तो आज हम इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम के रूप में रिवर सिस्टम को पढ़ने जा रहे हैं और इससे संबंधित जितनी भी क्वेरीज हैं, जितने भी क्वेश्चंस ऑल रिवर सिस्टम को हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, रिवर ऑफ इंडिया, भारत की नदियां। और आज हमारे क्लास का तीसरा सेशन जो हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो बिना वक्त गवाए सीधे ऑन द टॉपिक। तो यहां से देखिए स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है। आप यहां पर माजुली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी में एक नदी द्वीप है? तो देखिए दो चीजें हैं यहां पर। एक बात तो समझिए कि नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र, और द्वीप का नाम है माजुली। और वो पूछ रहे हैं कि वो है कहां पर। तो माजुली, वैसे तो माजुली एक पिक्चर का नाम भी है, लेकिन चूंकि माजुली यहां पर द्वीप के संदर्भ में दिया गया और माजुली एक जिला भी है, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो माजुली नहीं है। और यहाँ पर जोरहाट का नाम सुना होगा आपने, आसाम के अंदर। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, सिक्किम, मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये दो चीजें, सिक्किम यहाँ आप देख रहे हैं एक ऑप्शन हो ही नहीं सकता। मणिपुर ऑप्शन इसलिए नहीं हो सकता कि दोनों ही वो राज्य हैं जहां पर ब्रह्मपुत्र नदी बहती नहीं है। अगर ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो वो तिब्बत से निकलती है। तो यहाँ पर पहला तो ये हो गया कि राइट आंसर क्या हो गया, सी, असम। तो माजुली द्वीप किस राज्य में है? असम में है। और असम के भी रूप में अगर ये देखें तो एक डिस्ट्रिक्ट के रूप में है, नदी के बीच में है। और ये विश्व का, एक पॉइंट आपको नोट करना है, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। यानी नदीय द्वीप का मतलब समझिए नदी के बीच में बना हुआ द्वीप है। मैंने पहले भी आपसे कहा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। और जैसे मान लीजिए यहां से नदी प्रवाहित हो रही है और नदी के बीच में ये द्वीप बना हुआ है, ठीक है। द्वीप का मतलब तो जानते हैं, वह लैंड या वह पार्ट, भूखंड जिसके चारों ओर जल क्या हो, जल से घिरा हुआ हो और स्थल से टच नहीं हो। यहां पर देखिए हम इस ब्रह्मपुत्र नदी को देख लेते हैं। यहां पर ये एक जगह है जिसका नाम है चेमा लुंगडुंग। तो यहां पर अगर अपन देखेंगे लुंगडुंग, तो ये ग्लेशियर है। और ग्लेशियर कहां पर है? तो ये तिब्बत के अंदर है। यहां से ये नदी निकलती है, कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र। और यहां से निकलकर सीधे इस नदी को तिब्बत में एक नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं सांगपो। वैसे तो सांगपो इंग्लिश का शब्द है, यहाँ टी साइलेंट रहता है, लेकिन यहाँ पर ये इस तरीके से, अगर हम इंग्लिश का वर्ड देखें तो इस तरीके से इसको लिखा जाता है सांगपो। टी साइलेंट, एस से पहले अगर टी आ जाता है तो वो साइलेंट रहता है। और ये भारत में प्रवेश करती है। और भारत में जहां पर प्रवेश करती है वो जगह यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये यांगयाप दर्रा है और अरुणाचल प्रदेश के अंदर आता है। अरुणाचल प्रदेश में, भारत में जैसे ही ये प्रवेश करेगी तो अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को दिहांग कहा जाता है। एक पॉइंट है दिहांग। तो यहां पर ये दिहांग नाम कहां पर है? अरुणाचल में। एक पॉइंट आपको नोट करना है। तो देखिए जब ये निकलती है चेमायुंग लुंगडुंग ग्लेशियर से तो वो तिब्बत में प्रवाहित होती है। तिब्बत में इसे सांगपो नदी कहते हैं। भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? यांगयाप दर्रे से प्रवेश करती है। फिर इसे अरुणाचल प्रदेश में जैसे प्रवेश करती है तो इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल के बाद में असम में इस नदी का नाम परिवर्तित हो जाता है और असम में इसे कहते हैं ब्रह्मपुत्र। तो ये तीन चीजें आपको बड़ी क्लियरली ध्यान रखनी है। और यहां पर देखिए असम के यहां से जैसे ही ये नीचे आती है और जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करते हैं तो बांग्लादेश में इस नदी को जमुना कहते हैं। और यहां से देखिए इसकी एक सहायक नदी है और उस सहायक नदी का नाम है, यानी कि हम ये कह सकते हैं ये नदी एक गंगा नदी है। और गंगा नदी जब हमारे भारत के इस मैदानी क्षेत्र से निकलती है और जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में गंगा नदी को एक नाम से जाना जाता है, उसे कहते हैं पद्मा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पद्मा किसको कहते हैं? गंगा नदी को। कहां पर कहते हैं? बांग्लादेश में। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जमुना। फिर आगे चलकर जैसे ही ये आगे बढ़ेगी तो इसमें एक सहायक नदी मिलती है, जो इधर मणिपुर से एक नदी निकलती है, बराक नदी। ये मणिपुर से निकलती है और मणिपुर से जैसे आगे चलेगी ये नदी तो इसे मेघना कहा जाता है। और फिर ये ब्रह्मपुत्र नदी
कि जो संयुक्त धारा है गंगा के साथ, यानी पद्मा और जमुना मिलकर मेघना कहलाती है, और फिर ये दोनों मिलकर अपना जल कहाँ गिराती है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में गिराती है। एक चीज और, यहाँ पर ये सभी मिलकर यानी दोनों नदियां मिलकर एक डेल्टा बनाती है, जिसे हम कहते हैं सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा। तो दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सबसे बड़ा डेल्टा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो ये बन गया कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरवन है। कहां पर है, बांग्लादेश और भारत में है। मैक्सिमम पार्ट कहां है, बांग्लादेश के अंदर है। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, पद्मा। ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं, जमुना। पद्मा और जमुना दोनों मिलकर कहलाते हैं मेघना, और बंगाल की खाड़ी में जिस नाम से गिरती है वो गिरती है मेघना के नाम से। तो ये पॉइंट नोट करने हैं आपको। एक चीज देखिए, इसके बारे में तीन चीजें आपको अभी मैं वहां लेकर चल रहा हूं कि दुनिया की वो नदी है ब्रह्मपुत्र जिसके सर्वाधिक नाम है, यानी ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको सहायक नदी दिखा देता हूं। देखिए, ब्रह्मपुत्र की ये सहायक नदी है, जो इसके ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड से इसमें मिलती है लोहित नदी। इसे रक्त नदी भी कहते हैं, लोहित नदी। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो वहां पर राइट हैंड से जो यहां पर आती है दिबांग, फिर सुवनगिरी, फिर केबांग, फिर बेकी, फिर मानस, फिर सकोश, और यहां पर एक सहायक नदी और है जो यहां पर शो नहीं की गई, ये नदी, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूं, और ये बड़ी प्रसिद्ध सहायक नदी है। इस नदी का नाम है तिस्ता। आप जानते हैं ये निकलती है कहां से, भूटान से। यहां पर सिक्किम में प्रवेश करेगी और यहां से पश्चिम बंगाल में बहती हुई अपना जल मिला देती है, किसमें, ब्रह्मपुत्र में। तो ये तिस्ता नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आपने इसकी सहायक नदी देखी, एक इसकी सहायक नदी मेघना है। इसके साथ में अगर हम थोड़ा सा उसके ऊपर चलें, यहां पर आपने जो ब्रह्मपुत्र नदी को देखा है, उसमें एक चीज और जो मैं यहां पर ऐड करना चाह रहा हूं, विश्व की सर्वाधिक नाम वाली नदी, एक पॉइंट तो ये है ब्रह्मपुत्र के संदर्भ में। दूसरा, भारत से गुजरने वाली सबसे लंबी नदी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, भारत से गुजरने वाली सबसे लंबी नदी। और एक और पॉइंट यहां पर देखिए, भारत की सबसे गहरी नदी, गहरी नदी। ठीक है, अब यहां चौथा पॉइंट देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं, तिब्बत में इसे कहते हैं सांगपो। ये लीजिए, सांगपो। उसके बाद में आपने देखा अरुणाचल प्रदेश में इसे क्या कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसे कहते हैं दिहांग। इसके बाद में असम में इसे क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र। बांग्लादेश के अंदर क्या कहते हैं, जमुना। और बंगाल की खाड़ी में किस नाम से गिरती है, बंगाल की खाड़ी। और तो बंगाल की खाड़ी में इसे जब ये गिरती है तो इसे कहते हैं मेघना या फिर मेघना। ये लीजिए, तो ये कुछ पॉइंट थे जो आप देख रहे थे। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये थी, आप देख रहे थे, आपने ब्रह्मपुत्र नदी को बहुत क्लियरली देखा, उसकी सहायक नदियों को देखा, और सहायक नदियां काफी पूछी जा रही है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2, ये देखिए यहाँ पर आ रहा है, और इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर लिखा है, भारत में अलकनंदा नदी का भागीरथी नदी से संगम कहाँ होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, चंपावत, प्रयागराज, देवप्रयाग और देहरादून। देखिए, दो चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। प्रयागराज का संबंध तो सीधा उत्तर प्रदेश से आता है, इसलिए चूंकि ये तो इसका ऑप्शन हो ही नहीं सकता। पंच प्रयाग बनते हैं, यहाँ पर देखिए 5, यहाँ पर पंच प्रयाग, जैसे आपने देखा, अगर हम देखें रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, तो यहाँ अगर इस प्रकार से पंच प्रयाग बनेंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका ये ऑप्शन दिया हुआ है देवप्रयाग, ये राइट आंसर हो जाएगा, देवप्रयाग। क्योंकि देवप्रयाग पर इधर से आपकी नदी आ रही होती है, इसे कहते हैं भागीरथी। और भागीरथी और ऊपर से नदी आ रही होती है अलकनंदा। अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियां मिलती हैं, और जब जैसे ही मिलती हैं तो यहाँ पर भारत का सबसे ऊंचा डैम बनता है, जिसे हम कहते हैं टिहरी बांध। ये लीजिए, टिहरी बांध है। और यहाँ पर आप पीछे देखेंगे तो यहाँ ये
अलकनंदा नदी और यहां पर आपने देखा भागीरथी नदी, दोनों का मिलन स्थल जो ये वाला पॉइंट आप देख रहे हैं साथियों, यही कहलाता है देवप्रयाग। ठीक है, तो देवप्रयाग है। यहाँ पर और भी आप क्लियरली देख लीजिए, मैंने यहाँ पर आपको इसकी यहाँ पर ये स्क्रीन देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर होता क्या है, ये जो नदी आप देख रहे हैं ये नदी है भागीरथी, ये भागीरथी नदी है। और ऊपर से जब आप देखेंगे तो यहाँ पर नदी आ रही है, ये वाली नदी, ये वाली ऊपर से जो आ रही है अलकनंदा नदी है। यहाँ विष्णु प्रयाग है पहला। तो बद्रीनाथ के यहाँ पर जब यहाँ पर दो नदियां मिलती है, एक का नाम है धौली गंगा और एक का नाम है विष्णु गंगा। तो ये धौली गंगा और विष्णु गंगा दो नदियां मिलती हैं और दोनों के मिलने पर बनता है विष्णु प्रयाग। पहला पॉइंट ये है। उसके बाद जैसे आगे नदी बढ़ेगी तो वो अलकनंदा नदी के नाम से आगे बढ़ेगी, अलकनंदा। अब अलकनंदा जब ये नदी आगे बढ़ेगी तो यहां पर देखिए इस तरीके से आगे बढ़ रही है साथियों। एक चीज और, दो प्रश्न यहां पर बन गए कि बद्रीनाथ किस नदी के किनारे है, पहला पॉइंट ये बन जाता है। तो वहां पर जब आप देखेंगे इस तरीके से तो एक तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, जब विष्णु प्रयाग और विष्णु प्रयाग किन दो नदियों के संगम पर है, तो यहां भी आप देखेंगे धौली गंगा और विष्णु गंगा। आगे चलकर ये नदी कहलाएगी अलकनंदा। फिर इस अलकनंदा में आप देखिए एक नदी मिलेगी नंदाकिनी। जब नंदाकिनी मिलेगी तो बन जाएगा नंदप्रयाग। साथियों जैसे आप आगे बढ़ेंगे, ये क्रम ध्यान रखना है, इसमें एक सहायक नदी मिलती है जिसका नाम है पिंडार नदी, और जैसे ही अलकनंदा में पिंडार नदी मिलेगी तो बनेगा कर्णप्रयाग। इसके बाद आगे देखिए इस अलकनंदा में मंदाकिनी मिलेगी तो फिर बनेगा रुद्रप्रयाग, और इस अलकनंदा में जब भागीरथी नदी मिलेगी तो भागीरथी नदी पर यहां पर बन जाएगा देवप्रयाग। और मैंने कहा यहां देवप्रयाग बनेगा और दोनों के मिलन स्थल पर ही आगे चलकर एक डैम बना है जिसका नाम है टिहरी डैम। तो टिहरी बांध का नाम आपने सुना होगा, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है और आगे चलकर यही भागीरथी नदी कहलाती है गंगा नदी। यानी जब ये इसके बाद में इसका नाम गंगा नदी हो जाएगा। और ये भागीरथी नदी निकलती कहां से, तो निकलती कहां से, गंगोत्री से। और अलकनंदा नदी कहां से निकलती है, तो ध्यान रखिए सतोपथ से। अब यहां पर देखिए, अगर हम थोड़ा सा इसको अलग तरीके से देखें तो आप यहां पर ये याद रख सकते हो, एक तरफ नदी लिख सकते हो अलकनंदा, और अलकनंदा के यहां पर जैसे ही आप लिखेंगे तो प्लस करते चले जाइए। प्लस करेंगे कैसे, देखिए अलकनंदा के जैसे ही अपन प्लस में करेंगे नंदाकिनी, तो फिर यहां पर क्या बन जाएगा, नंदप्रयाग के लीजिए, नंदप्रयाग। इसके बाद में जैसे ही अलकनंदा को अगर आप पिंडार से जोड़ेंगे तो बन जाएगा कर्णप्रयाग। अलकनंदा से आप अगर जोड़ेंगे मंदाकिनी को तो बन जाएगा रुद्रप्रयाग। तो और अलकनंदा को यदि भागीरथी से जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, देवप्रयाग। ये 5 प्रयाग हैं जो आपको याद रखने, बहुत सरल है, इसलिए मैंने आप देखिए मैप से भी बता दिया, ऊपर से क्रम भी आप याद रख सकते हैं। तो यहां पर राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा देवप्रयाग। यहां पर देखिए टिहरी डैम, और टिहरी डैम ध्यान रखना भारत का सबसे ऊंचा बांध है और कहां है, उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है। देखिए धुआंधार जलप्रपात, इस शब्द पर गौर करिए। एक्चुअल में होता क्या है कि धुआंधार एक नाम ऐसा भी लग रहा है कि वो बहुत तेजी के साथ में जब नदी आती है तो बहुत तेजी के साथ में धार आती है, इसलिए कहते हैं धुआंधार। इस धुआंधार जलप्रपात का दूसरा नाम भी है, इसका दूसरा नाम है कपिलधारा। तो एक बात ये भी ध्यान रखना है कि हमें इसका दूसरा नाम क्या है, कपिलधारा। अब ऑप्शन देख लेते हैं कि सर ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं। तो देखिए नर्मदा, ताप्ती, महानदी और गोदावरी। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। एक्चुअल में आप देखिए यहां से नर्मदा नदी निकलती है, और नर्मदा नदी कहां से निकलती है वो पॉइंट देखिए, ये जगह है अमरकंटक। साथियों अमरकंटक एमपी के अंदर आती है और ये चोटी है, और वैसे भी बायोस्फीयर रिजर्व सेक्टर भी है। जो यहां पर देखिए छत्तीसगढ़ और एमपी बॉर्डर पर अमरकंटक एक जगह, यहीं से एक दूसरी नदी भी निकलती है जिसका नाम है सोन नदी। लेकिन ध्यान रखिए सोन सहायक नदी है गंगा की, क्योंकि ये ऊपर की ओर जाती है। लेकिन इधर आप जो ये नदी देख रहे हैं ये नर्मदा नदी है, और इस नर्मदा नदी अपना जल कहां गिराती है, कहां गिराती है, खंबात की खाड़ी में। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है नर्मदा नदी। अब यहां आप सोच रहे हैं कि सर ये है कहां पर, तो वो देख लीजिए। जैसे ही नदी आती है तो इस नदी के यहां पर
एक जबलपुर शहर है, आप जानते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का भी सेंटर है और आर्मी व्हीकल फैक्ट्री यहां पर है जबलपुर के अंदर। यहां पर एक चट्टान है और उस चट्टान का नाम है भेड़ा घाट। भेड़ा घाट चट्टान से पानी टकराता है और जैसे ही पानी टकराता है तो पानी ऊपर से गिरता है 90 डिग्री के एंगल में। देखिए जलप्रपात और झरने में एक ही अंतर होता है, झरने में पानी सहारे उतरेगा और जलप्रपात में जल हमेशा, जैसे मान लीजिए ये कोई पर्वत है, अगर नदी ऐसे बह रही है इसके सहारे तो ये कहलाती है झरना, ये झरने की सिचुएशन है। लेकिन अगर आप सोचिए, अगर मान लीजिए ये कोई पर्वत है इस तरीके से और इस तरीके की सिचुएशंस में है और अब आप देखिए नदी आ रही है, जैसे नदी अगर अपना जल यहां से सीधा 90 डिग्री के एंगल में गिराएगी तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है जलप्रपात। और जब इस तरीके से जल आ रहा है तो वह कहलाता है झरना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है। अक्सर बच्चे झरने और जलप्रपात में अंतर नहीं कर पाते। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, नर्मदा। जबलपुर शहर किस नदी के किनारे पर है, ये भी आप पॉइंट नोट कर सकते हैं, नर्मदा। और एक चीज और, ये भेड़ा घाट चट्टान से टकराती है और सीधी टकराने के बाद यहां पर जलप्रपात बनता है। मैं पहले भी कह चुका हूं, यहां पर इसी नदी के ऊपर एक बांध है जिसका नाम है इंदिरा बांध, और इंदिरा बांध का दूसरा नाम भी है साथियों नर्मदा बांध। जैसे ही आगे चलेंगे आप, इसी के ऊपर एक बांध और बना हुआ है, अंकलेश्वर बांध भी इसके ऊपर भी है, महेश्वर बांध भी एमपी में इसके ऊपर है। और जैसे ही आप गुजरात में जब ये नदी जाएगी तो गुजरात में इस नदी के ऊपर एक बहुत बड़ा बांध बना हुआ है जिसका नाम है सरदार सरोवर डैम। साथियों बहुत बड़ा डैम है, भराव क्षमता की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा डैम है। तो सरदार सरोवर डैम है, ये आप देख सकते हैं। आगे भी चलकर हम इस नदी को आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए आगे जैसे आप चलेंगे तो यहां पर देखिए ये आपकी नर्मदा नदी, देखिए यहां से ये अमरकंटक से निकल रही है और अमरकंटक एमपी से निकलते ही आगे जैसे ही चलकर ये बढ़ेगी तो यहां पर एमपी, और एमपी के बाद में यहां पर आप देख सकते हैं किस राज्य में बहती है, गुजरात में। और अपना जल किस में गिरा देती है, खंबात की खाड़ी में। एक पॉइंट और नीचे आप देखिए, ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी मुल्ताई से निकलती है और तापी नदी, इसे तापी नदी भी कहते हैं। यहां पर देखिए ये कहां कहां बहेगी, एमपी में बहेगी। एमपी के बाद में यहां एक पॉइंट नोट करना है, ये महाराष्ट्र के अंदर भी बहेगी और महाराष्ट्र के बाद में गुजरात, और फिर ये भी अपना जल कहां गिराती है, खंबात की खाड़ी में। लेकिन यहां जो ध्यान रखने और पढ़ने योग्य जो बात है वो बहुत महत्वपूर्ण ये हो जाती है साथियों कि ये जो नदी है, ये दोनों ही नदियां, इन दोनों नदियों पर ध्यान रखिए, ये दोनों नदियां एस्चुरी बनाती हैं। एस्चुरी अर्थात डेल्टा नहीं बनाती। एस्चुरी का मतलब क्या होता है, ज्वार नदमुख। क्या होता है, ज्वार नदमुख। ये भारत में दो ही नदियां ऐसी हैं जो डेल्टा नहीं बनाती, एक का नाम है नर्मदा और दूसरे का नाम है तापी। और दोनों के बीच में एक पर्वतमाला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर इसको भी आप देखिए, ये जो पर्वतमाला आप देख रहे हैं ये पर्वतमाला है और इस पर्वतमाला का नाम क्या है तो वो भी देख लीजिए। इस पर्वतमाला का नाम है सतपुड़ा। सतपुड़ा पर्वतमाला के उत्तर में बहती है कौन सी नदी, नर्मदा, और दक्षिण में कौन सी नदी बहती है, तापी नदी बहती है। ये दो बातें ध्यान रखनी है। एक बात और, भारत की अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी, अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी, तो ये कौन सी हो जाएगी, ये भी आपकी कौन सी हो जाएगी, नर्मदा। लंबी नदी ये भी नर्मदा है। ठीक है, ये एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। मैं 2 क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पर एक्स्ट्रा में, ये आपको सब बच्चों को याद भी होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के हिसाब से। पहला, नर्मदा और ताप्ती, वह ताप्ती, या हम इसको तापी भी कहते हैं, ये दोनों नदियां क्या बनाती हैं, ये दोनों नदी एस्चुरी बनाती हैं। एस्चुरी का मतलब क्या होता है, ज्वार नदमुख। ठीक है, तो ज्वार नदमुख बनाती है अर्थात डेल्टा नहीं बनाती। दूसरी बात, यहां पर अगर आप देखेंगे तो दोनों ही नदियों के संदर्भ में पश्चिम में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी, भारत का मतलब मेरा यहां पर प्रायद्वीपीय भारत है। ठीक है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं, दक्षिण भारत, राइट। दूसरी महत्वपूर्ण तीसरी बात जो आप देखेंगे, अरब सागर में गिरने वाली
सबसे लंबी नदी। और साथियों अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि सर और भी तो नदियां ऊपर से आती हैं लेकिन वो भारत से नहीं निकलती हैं। और चौथा जो यहां पर देखना है कि ये भ्रंश घाटी में बहती हैं, भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं, प्रवाहित, ये दोनों ही नदियां प्रवाहित होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन भी आप ध्यान रखिए, भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं। ठीक है, तो ये नर्मदा नदी के बारे में 4 बातें थी जो आपको ध्यान रखनी है साथियों। चलिए आगे बढ़िए, तो वो देख लीजिए आप। यहां पर देखिए, एक नर्मदा की सहायक नदी तवा, दूसरी बरनेर, तीसरी बेइयार, चौथी दूधी, शक्कर, हिरन, बरना, कोनार और यहां पर देखिए मायक। तो यहां आप याद रख सकते हैं, हिरन ने दूध में शक्कर डालकर तवा पर रोटी सेकी। ठीक है, तो ये आप आसानी से याद रख सकते हो, दूध, शक्कर, तवा, यानी आप इस तरीके से आप एक ट्रिक बना लेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। अब देखिए तवा आ रहा है, अपन रोटी सेकते हैं उसके अंदर, यहां पर हिरन ने दूध में शक्कर मिलाकर, ठीक है, रोटी, यहां पर देखिए अगर आप इस तरीके से याद करेंगे तो आपको ये जब शब्द आपको दिखाई देंगे तो आसानी से आप याद कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपके मन में एक प्रश्न चल रहा होगा, सर तापी, और तापी की सहायक नदी एक सहायक नदी है जिसका नाम क्या है, पूर्णा है। एक चीज और है कि यहां पर उकाई परियोजना है, उकाई परियोजना, और उकाई परियोजना किसके ऊपर है तो वो भी आपको ध्यान रखना है, तापी नदी के ऊपर है उकाई परियोजना। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यहां पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट से होता है। तो देखिए पश्चिमी घाट से अगर हम नदियों की बात करें तो लूनी नदी की बात करें तो लूनी नदी तो अरावली पर्वतमाला से निकलती है। इस तरीके से ये लूनी नदी है, राजस्थान की नदी है, राजस्थान में ये निकलती है। और इसका उद्गम कहाँ से होता है तो अजमेर से होता है। ठीक है, ये लूनी नदी है। और लूनी की भी बहुत सहायक नदी है, जैसे सुकड़ी है, सुकड़ी, मीठड़ी, लीलड़ी और जवाई। अगर ये शब्द कहीं आपको दिखाई दे जाए तो तय मान के चलिए जवाई, लीलड़ी, मीठड़ी और सुकड़ी ये सब किसकी सहायक नदियां, लूनी की है। और ये राजस्थान से इसका संबंध है, अजमेर से निकलती है अरावली में। यहां पर देखिए अजमेर में एक जगह है जिसका नाम है नाग पहाड़, तो नाग पहाड़ से इसका उद्गम होता है। आगे चलकर अजमेर में अन्ना सागर झील में, अन्ना सागर के बाद में राजस्थान के पंचभद्रा, बाड़मेर से ये नदी खारी यानी लूनी कहलाना प्रारंभ करती है। पंचभद्रा आप जानते हैं राजस्थान की सबसे खारी झील है। और आगे चलकर ये नदी अपना जल गिरा देती है कच्छ के नेहड़, नेहड़ एक दलदल क्षेत्र है जालौर में, उससे आगे बहती हुई, जालौर से आगे कहाँ अपना जल गिरा देती है तो यहाँ पर कच्छ की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। तो इसका तो संबंध ही नहीं है। पश्चिमी घाट आप देखिए, ये भारत है, ये कौन सा घाट है, पश्चिमी घाट है। और ये कौन सा घाट है, पूर्वी घाट है। यानी घाट का मतलब पर्वत होता है, तो इसका तो संबंध ही नहीं है। नर्मदा नदी तो आप देख ही रहे थे, यहां से अमरकंटक से निकलती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। बनास, बनास का संबंध राजस्थान से है साथियों, लेकिन बनास तो सहायक नदी है किसकी, चंबल की। और बनास नदी भी कहां से निकलती है, अरावली पर्वतमाला से। राजसमंद में एक जगह है खमनोर, तो खमनोर से निकलती है बनास नदी। राजस्थान की सबसे लंबी नदी है कौन सी, बनास। और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी भी बनास है। बनास किसकी सहायक नदी है तो बनास चंबल की सहायक नदी है। ये 3 ऑप्शन नहीं हो सकते। ऑप्शन नंबर सी आप यहां पर जो देख रहे हैं ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, मांडवी। अब आप सोच रहे हैं सर मांडवी, अब मांडवी को दिखाते हैं आपको। मांडवी कहां पर है साथियों, तो यहां देखिए एक छोटा सा राज्य है गोवा। वैसे तो 2 ही जिले गोवा के अंदर, और गोवा भारत का आप ये भी देख सकते हैं, ये इस तरीके से देखें तो यहां पर छोटा सा राज्य है साथियों। इस गोवा के संदर्भ में 2 बातें आप देखिए, यहां पर अगर अपन इस तरीके से देखेंगे तो एक नदी है जिसका नाम है मांडवी और एक नदी है जिसका नाम है जुआरी। ये दोनों नदियां गोवा के अंदर बहती हैं, मांडवी और जुआरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर देखिए, जब नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार पर्वत मार्ग पर बहने लगती है। नदी इन्हें बड़े बड़े मोड़ों को कहते हैं। साथियों हर आदमी के जीवन में 4 काल आते हैं, और जब हर आदमी के जीवन काल में 4 काल आते हैं तो उनमें अगर आप देखेंगे साथियों तो एक जो काल है वो ये है कि किसी भी चीज का जन्म होता है।
जन्म के बाद में वो किशोर अवस्था में भी जाती है, प्रौढ़ावस्था में भी जाती है और वृद्धावस्था में भी। ठीक नदी की भी वही हाल है जो आप सोच रहे हैं। जब नदी यहां से उद्गम होता है और उद्गम से लेकर जब वो पहाड़ों पर उसका निर्माण हो रहा होता है, उसके बाद में फिर वो किशोर अवस्था से गुजरती है। और किशोर अवस्था का मतलब जब नदी पहाड़ से उतरती है, सुसाट करती दनाती जब नीचे आती है और वो सब कुछ किसी को नहीं देखती, सब कुछ अपने साथ बहा कर ले जाती है। लेकिन सोचिए, मान लीजिए गंगा नदी का ही उदाहरण ले लेते हैं, जब वो बिहार के अंदर जाती है तो वह प्रौढ़ावस्था से गुजर रही है। और आदमी सोचो, जब आदमी की उम्र 40 साल में गुजर जाती है तो 40 साल के बाद वो सोच विचार में उसकी गाड़ी विसर्प, वो कहते हैं ना, झटकोले चलते हुए चल रही है गाड़ी। तो ये इस तरीके से जब गाड़ी चलती है, इस तरीके से, यानी नदी भी इस तरीके से चलती है प्रौढ़ावस्था में। तो यहां पर जब नदी इस तरीके से चलती है तो इस स्थिति को विसर्प कहते हैं। और वही बात वो कह रहा है, मोड़दार पर्वत पर बहने लगती है और नदी ने बड़े बड़े मोड़ों को क्या कहते हैं, विसर्प कहते हैं। साथियों, एक बात और जो आज आप पहली बार देखेंगे, जब कभी कभी कोई, आप देखिए प्रौढ़ आदमी है, कभी कभी थोड़ा मन तो करता है, जवान भी हो सकता है, जब वो जवान की कभी फीलिंग लेता है, जो फीलिंग लेता है तो कभी झटका भी जोर से देता होगा। इसका मतलब समझिए कि जब नदी कभी कभी जवानी के रूप में आ जाती है, यानी जवानी उसकी दोबारा लौटने की आती है, तो वह नदी सीधा अपना मार्ग बना लेती है और फिर इस क्षेत्र में पानी भर जाता है। और जब पानी भर जाता है तो ये आकृति समझ रहे होंगे कौन सी है, ये आकृति गोखुर की है। और इस प्रकार की पानी भरी झीलों को कहते हैं गोखुर झील। इन्हें ऑक्स लेक भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विसर्प है, ऑक्स लेक है। और एक बात और, विसर्प बनते कहां है, अगर गंगा नदी का संदर्भ आ जाए तो आप देखिए उत्तर प्रदेश से जब आगे चलेंगे बिहार के अंदर। एक बात आज आपको और मैं बता रहा हूं, कई बच्चे इस बात को लेकर भ्रांति में रहते हैं कि साहब झारखंड में भी गंगा नदी बहती है क्या। तो आज नोट कर लीजिए, झारखंड में भी गंगा नदी प्रवाहित होती है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, ठीक है, और उत्तराखंड, इन राज्यों में गंगा नदी प्रवाहित होती है। ये बिल्कुल गलत फहमी में मत रहना कि सब झारखंड में। एक चीज और, एक सब यहां पर एक शब्द दिया हुआ तटबंध। तटबंध का मतलब जैसे नदी बह रही है। अब एक बात बताओ, जब नदी बहती है तो वो अपने साथ जब कुछ बहा कर लाए उसको साइड में पटक देती है, बहुत तेजी के साथ आती है, तो अपने साइड में वो यहां पर मिट्टी का जमाव कर देती है, और यही कहलाते हैं क्या, तटबंध कहलाते हैं, राइट। तो ये आपकी पूरी बात मैंने क्लियर कर दी है। साथियों आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। बड़ा गजब का क्वेश्चन है। अगर हम पूरे प्रायद्वीपीय भारत को देखें तो ये प्रायद्वीपीय भारत है। यहां पर देखिए सबसे ऊपर, यहां पर देखें तो यहां एक नदी बहती है गोदावरी। गोदावरी के ठीक नीचे दूसरी नदी बहती है कृष्णा। फिर यहां पर ऊपर ये छोटी सी, यहां पर देखिए उड़ीसा में एक नदी बहती है जिसका नाम है महानदी। ये क्रम भी आप ध्यान रखिए, दक्षिण से, सॉरी उत्तर से दक्षिण की ओर महानदी उड़ीसा में, उसके नीचे गोदावरी, फिर उसके नीचे कृष्णा, और फिर यहां पर जो आप ये नदी देख रहे हैं ये कावेरी की। ये इस तरीके से नदियां हैं, ठीक है, कावेरी की। तो एक पॉइंट यहां पर देखिए। अब बात आती है साहब दक्षिण भारत की। तो दक्षिण भारत के संदर्भ में दो तीन चीजें, दक्षिण भारत की बड़ी नदी भी और लंबी नदी भी, तो ये इसका उत्तर हमेशा ध्यान रखिए क्या होगा, गोदावरी। नोट कर लीजिए, गोदावरी इसका राइट आंसर होगा। फिर इसके बाद में दूसरी सबसे बड़ी अगर पूछे तो ये तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गोदावरी। ये दक्षिण भारत की भी और प्रायद्वीपीय भारत की भी। दक्षिण भारत की ही जब सबसे लंबी नदी है तो दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी, राइट। तो गोदावरी है। एक चीज और आपको ध्यान रखना है, इसे बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बूढ़ी गंगा। तो इसी का नाम बूढ़ी गंगा भी है और इसी का नाम दक्षिण की गंगा भी है। दक्षिण की गंगा या दक्षिणी गंगा भी कह सकते हैं, या दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। किसको, गोदावरी को, ठीक है। और एक चीज और, गोदावरी और कृष्णा दोनों नदियां, इनके बीच में एक डेल्टा बनता है और उस डेल्टा का नाम है केजी बेसिन। केजी बेसिन ये क्षेत्र है जो केजी बेसिन है। कृष्णा और गोदावरी बहुत ज्यादा, देखिए यहां पर
बहुत ज़्यादा खनिजों का डिपोजिशन है, बंगाल की खाड़ी में सभी नदियां अपना जल गिराती हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और जहाँ तक महानदी का सवाल है तो महानदी को उड़ीसा का क्या कहते हैं, शोक कहते हैं। क्या कहते हैं, उड़ीसा का शोक कहते हैं। धान का कटोरा किसे कहते हैं, तो कावेरी को। धान का कटोरा किस नदी को कहा जाता है, कावेरी नदी को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, तो राइट आंसर हो गया गोदावरी। दूसरी पूछे तो कृष्णा, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए तो यहाँ पर देखिए गोदावरी नदी अगर हम देखें तो गोदावरी नदी कहां से निकलती है, महाराष्ट्र के त्रियंबकम से निकलती है। जैसे ही आगे बढ़ेंगे महाराष्ट्र के यहाँ पर इसी नदी के किनारे पर एक शहर बसा है जिसका नाम है नासिक। उसके बाद में गोदावरी नदी आगे यहाँ पर प्रवाहित होगी और प्रवाहित होने के बाद में ये अपना जल कहाँ पर गिरा देती है, बंगाल की खाड़ी में। तो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जिसमें देखिए प्रवरा, पूर्णा, मजरा, पेनगंगा, वेनगंगा। पेनगंगा और वेनगंगा को ही संयुक्त रूप से प्राणहिता कहते हैं। ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इंद्रावती, मेनर, साबरी और मजीरा, ये है गोदावरी की सहायक नदियां। तो ध्यान रखिए बूढ़ी गंगा दक्षिण की गंगा है और दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और सबसे बड़ी नदी भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहां पर देखिएगा, यहां पर ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर आ रहा है साथियों। उत्तरी ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है जो तिब्बती हिमालय से गिरती है और अरुणाचल प्रदेश से होते हुए भारत में प्रवेश करती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया भी था कि यहाँ पर ये जो हमारी नदी आ रही है ब्रह्मपुत्र नदी, इस तरीके से यहाँ पर इस ब्रह्मपुत्र नदी में एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है सुबनगिरी। तो यहाँ पर जब ऑप्शन देखेंगे मूसी, ये इसकी सहायक नदी नहीं है, येरला, अनेर, ये दोनों नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुबेनगिरी। तो अभी हम थोड़ी देर पहले भी आपको इसके बारे में बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एक पॉइंट को देखिए आप, सुमेलित नहीं है। एक तरफ नदी दी हुई है, दूसरी तरफ डेल्टा दिया हुआ है। तो देखिए गंगा, बिल्कुल गंगा चापाकार डेल्टा बनाती है, गोदावरी पंखाकार डेल्टा बनाती है, कावेरी अंगुलाकार डेल्टा बनाती है और महानदी ज्वार नदमुख। ये गलत है। ज्वार नदमुख का मतलब होता है एस्चुरी, और मैंने आपको बताया कि एस्चुरी का निर्माण भारत में अगर कोई दो नदियां करती हैं तो वो कौन सी नदी है। एक नदी का नाम है नर्मदा और दूसरी नदी का नाम है ताप्ती, या हम उसको ये भी कह सकते हैं तापी, राइट। तो यही है दो नदियां, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर आ रहा है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए और सूची के नीचे दिए हुए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। यहां पर देखिए कुछ दो आब दिए हुए हैं, एक तरफ दिया हुआ है दो आब। देखिए दो नदी जब मिलती है, दो नदी के मिलने के बीच के क्षेत्र को दो आब कहते हैं, ठीक है। आब का मतलब पानी होता है। दो नदियों के संगम जब होता है तो उनके बीच का क्षेत्र, ये एक नदी है और ये भी एक नदी है, उनके बीच का जो क्षेत्र है वो कहलाता है दो आब। अब देखिए एक बार आरपीएससी ने भी इस क्वेश्चन को पूछा था, पंच प्लस आब और फिर बन गया राज्य कौन सा, पंजाब। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि बताओ भारत का वह कौन सा राज्य है जो 5 नदियों के संगम पर बसा हुआ है, तो वो कौन सा हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा। अब आपको पहले हम आपको इसका उत्तर देख देते हैं कि सर इसके बारे में होगा क्या, कौन कौन से। यहां पर अगर देखें तो देखिए मैं यहां पर आपको एक मैप के माध्यम से बता रहा हूं। यहां अगर आप देखें तो ये सिंधु नदी है, तिब्बत से क्षेत्र से निकलती है, ऊपर से सिंधु नदी पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, सिंधु। और यहाँ पर देखिए झेलम नदी, ये वाली झेलम नदी है, चेनाब नदी, ये देखिए चेनाब नदी इसके अंदर मिल रही है यहाँ पर आगे चलकर। तो चेनाब नदी और सिंधु के बीच में जो दोआब बना वो सिंध सरोवर दोआब, झेलम और चेनाब के बीच में जो दोआब बना चाज दोआब, चेनाब और रावी के बीच में बना रेचना, और यहाँ पर देखिए रावी और व्यास के बीच में जो दोआब बना है उसे बारी दोआब कहते हैं। और व्यास और यहाँ पर ये जो नदी आप देख रहे हैं सतलज, इसके बीच में जो दोआब बना है उसे विस्त दोआब कहते हैं। तो साथियों यहाँ पर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए पहले यहाँ पर दिया हुआ है, अगर हम इसको देखें तो विस्त दोआब दिया हुआ है। अभी हम थोड़ी देर पहले आपको कह रहे थे कि सर विस्त दोआब किस किस के बीच में है, तो वहां पर हमने देखा था कि विस्त दोआब जो बना हुआ है वो दो नदियों के बीच में बना हुआ है,
जिसमें हमने देखा रावी और किसके बीच में था, यहां पर देखिए विस्त दोआब, यानी हमें यह बताना है कि विस्त दोआब है किसके इसके बीच में, व्यास और सतलज के बीच में। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर। पहले यहां पर ध्यान से देखिए, विस्त पूछा है, विस्त व्यास याद करने का यही एक तरीका है। तो उसके बाद में बारी दोआब की बात करें तो बारी दोआब किस किस के बीच में, रावी और व्यास के बीच में। साथियों रेफ और रेचना, तो रेचना यानी रावी और चेनाब, चाज चेनाब, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी पहले में 3 आना चाहिए, और पहले में अगर 3 देखें तो यहां पर देखिए पहला ही एक ही ऑप्शन आ रहा है और कोई ऑप्शन भी नहीं है। यहां पर पहले में 3 आ जाएगा, बारी में अगर आप देखेंगे तो 2 नंबर पर आ जाएगा। यहां पर देखिए रेचना में देखेंगे तो 1 नंबर, और चाज फोर चेनाब, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 4 नंबर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं, कई बार क्या है कि इनको मिलाते समय कई बार बारी और विस्त आपको कंफ्यूज करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है। यानी देखिए वैसे तो नदी अपना मार्ग हमेशा परिवर्तित करती रहती है, लेकिन गंगा की एक सहायक नदी है जो बड़ी प्रसिद्ध है इस मामले में, और उसका नाम है कोसी। ठीक है, तो कोसी नदी जो है वो लगातार मार्ग परिवर्तन करती है, और इसे ये भी कहते हैं कि इसे बिहार का शोक कहा जाता है। शोक का मतलब इसलिए कहते हैं कि बाढ़ से ये बिहार के लोगों को काफी परेशान करती है। तो यहां पर देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोसी नदी हो जाएगा। सीधा तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11 आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था, देखिए जब ये शब्द आ जाए गुम्फित घाटी, गुम्फित का मतलब एक तरीके से बिल्कुल जो दिखाई नहीं देती, में प्रवाहित नदी कौन सी है, तो यहां ऐसा प्रश्न जब आए तो आपको उत्तर देना है ब्रह्मपुत्र। ये कंफ्यूज नहीं होना है विद्यार्थियों, ब्रह्मपुत्र। और अगर मान लीजिए यहां पर भ्रंश घाटी में पूछा है, वैसे तो भारत की भ्रंश घाटी में 3 नदियां बहती हैं। भ्रंश घाटी में एक नदी आपकी है नर्मदा, दूसरी नदी है आपकी तापी जिसे आप ताप्ती कहते हैं, और तीसरी नदी है दामोदर, दामोदर जिसे आप पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। तो यहां ऑप्शन देख लेते हैं, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तापी। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 12 नंबर आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है, वह है। देखिए जहां तक सिंधु का सवाल है तो सिंधु नदी ये इस तरीके से प्रवाहित होती है, और सिंधु की सहायक नदियों में अगर अपन देखें तो उसने पूछा नहीं है, वह है। इसका मतलब ये देखिए यहां पर श्योक नदी ये भी है, सिंधु की सहायक नदी ये भी है। अगर हम देखें तो झेलम नदी भी है, और चेनाब अभी थोड़ी देर पहले ही हम देख रहे थे। यहां पर देखिए झेलम नदी थी, यहां पर चेनाब थी, और ये मिलकर सिंधु में मिल रही थी। श्योक नदी में यहां पर ये श्योक जो नदी है वो लद्दाख पर्वतमाला को काटती है, 2 भागों में बांटती है। लद्दाख पर्वतमाला को काटती हुई किस में मिलती है, और वो मिलती है किसके अंदर, सिंधु के अंदर मिलती है। तो श्योक तो है, श्योक भी है, झेलम भी है, और चेनाब भी है। तो कौन सी नहीं पूछा है, कोसी नदी, क्योंकि कोसी किसकी सहायक नदी है, गंगा की, क्योंकि गंगा मिलती है, बिहार का शोक कहलाती है। अभी हम आप लोगों से कह रहे थे। नेक्स्ट टू द पॉइंट आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर आ रहा है, कपिली जिसकी सहायक नदी वह है। बड़ा गजब का क्वेश्चन है, आरएस के एग्जाम में भी पूछा, एक बार एसएससी भी पूछ चुकी है। कपिली किसकी सहायक नदी है। देखिए कपिल धारा अलग चीज है, कपिल धारा धुआंधार जलप्रपात को कह रहे हैं, कपिली नदी है, और कपिली सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। ठीक है, ब्रह्मपुत्र की, ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सुबनगिरी आ जाए, तिस्ता आ जाए, कपिली आ जाए, लोहित आ जाए, दिबांग आ जाए, ये सब सहायक नदी किसकी है, ब्रह्मपुत्र की है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन आपके यहां पर, रुद्रप्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर है। यहां आपको बताना है, थोड़ी देर पहले भी हम आपको कह चुके थे कि रुद्रप्रयाग किस पर आ जाएगा। तो रुद्रप्रयाग में 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि यहां पर आपके यहां पर एक नदी मिलेगी जिसका नाम है अलकनंदा में मिलेगी। कौन सी, मंदाकिनी, यहां पर मंदाकिनी मिलेगी। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, अलकनंदा में मंदाकिनी मिलेगी, और मंदाकिनी नदी के किनारे ही एक मंदिर है जिसे हम कहते हैं केदारनाथ का मंदिर। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, अलकनंदा और मंदाकिनी।
ये राइट आंसर रुद्रप्रयाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 15 आ रहा है। कावेरी नदी किन राज्यों से गुजरती है? देखिए कावेरी नदी किन राज्यों से गुजरती है आपको ये बताना है। तो यहां पर देखिए ऑप्शन देख लेते हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। ये ऑप्शन यहां पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। महाराष्ट्र का तो संबंध ही नहीं है, दोनों में महाराष्ट्र है, एक ही ऑप्शन बच जाता है। सिंपल सी बात है, क्योंकि देखिए कावेरी नदी की अगर हम बात करेंगे तो कावेरी नदी साथियों ये इस तरीके से निकलती है, यहां से कावेरी नदी निकलती है कर्नाटक से, और जब जैसे कर्नाटक से निकलेगी उसके बाद में कर्नाटक से निकलते ही इसके ऊपर एक विद्युत परियोजना भी है और इसका नाम है शिव समुद्रम। ठीक है, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना, हाइड्रो पावर, और ये कहां पर है? ये कर्नाटक में। ठीक है, तो यहां से निकलती है। और कावेरी नदी को एक चीज और भी कहा जाता है जो कहते हैं धान का कटोरा। धान का कटोरा इसी को कहते हैं। एक चीज और, दक्षिणतम भारत की गंगा, एक बहुत पॉइंट है। देखिए दक्षिण की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा अलग चीज हो सकती है, लेकिन दक्षिणतम भारत की गंगा जहां सदी हो जाएगा वो कौन सी हो जाएगी? कावेरी नदी हो जाएगी। तो यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है? देखिए अरावली पर्वतमाला आप देख सकते हैं, इस तरीके की पर्वतमाला फैली है गुजरात में, उसके बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद में हरियाणा और हरियाणा के बाद में दिल्ली में। अगर हम यहां पर बात करें तो गुजरात से प्रारंभ होती है, रायसीना हिल्स, राष्ट्रपति भवन बना हुआ वहां तक जाती है। 4 यहां पर देखिए 3 स्टेट और 1 केंद्र शासित प्रदेश, 4 के अंदर फैली है। और ये भी है कि ये प्राचीनतम पर्वतमाला है। अब यहां पर देख लेते हैं, देखिए चंबल, तो चंबल नदी तो विंध्याचल पर्वतमाला से निकलती है, विंध्याचल। एक चीज और भी ध्यान रखनी है, विंध्याचल पर्वतमाला इसमें एक पहाड़ी है यहां पर, इस पहाड़ी का नाम है जाना पाव। ठीक है, तो यहां पर इस विंध्याचल पर्वतमाला में जाना पाव की पहाड़ी, राइट। और जाना पाव की पहाड़ी कहां पर है साथियों? तो जाना पाव की पहाड़ी है एमपी, मध्य प्रदेश में, वहां से निकलती है, राजस्थान में प्रवेश करती है। यहां पर चंबल और किस में मिल जाती है? यमुना में मिल जाती है। एक चीज ये चंबल है, और चंबल की अगर हम बात करें तो ये अपने एक ही चीज के लिए प्रसिद्ध है, भारत में सर्वाधिक अपर्दन करने वाली नदी। अपर्दन चंबल नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतरराज्यीय सीमा का निर्माण करने वाली एकमात्र नदी है जो सबसे लंबी अंतरराज्यीय सीमा का निर्माण करती है, सबसे लंबी अंतरराज्यीय। अब आप सोच रहे होंगे सब अंतरराज्य का मतलब क्या है? अंतरराज्य का मतलब है 2 राज्यों के मध्य सीमा बनाती हुई बहने वाली सबसे लंबी नदी चंबली है, सर्वाधिक अपर्दन। और जब अपर्दन करेगी तो ये बनाती है बीहड़। क्या बनाती है? बीहड़ बनाती है। बीहड़ का मतलब आप जानते हैं बैड, ये हम बैडलैंड कह सकते हैं, रिवाइंस बनते हैं बहुत ज्यादा। अगर हम देखें तो आपने कहते हैं चंबल के डाकू दस्यु सुने होंगे आपने, वो इसी के लिए प्रसिद्ध है। रही बात माही की, इस पर गौर करिए, तो माही नदी भी देखिए गुजरात से निकलती है, माही इस तरीके से। और एकमात्र विश्व की नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। कौन सी नदी? इस नदी का नाम है माही नदी। ठीक है, तो ये भी यहां पर ये भी यहां पर आपका उत्तर नहीं होगा। घग्गर नदी की तो बात ही अलग है। घग्गर नदी चूंकि ये घग्गर नदी हनुमानगढ़ में इसका सीधा संबंध है, तो अरावली से तो कहीं इसका ताल्लुक ही नहीं है। आप जानते हैं कि राजस्थान की मृत नदी के नाम से जानी जाती है, नाली नदी इसका बेसिन है। घग्गर नदी को पौराणिक ग्रंथों में अगर हम देखें तो इसे द्रस्वती या सरस्वती नदी भी कहा जाता है। लूणी नदी तो हम पहले ही आपको एक बार पढ़ा चुके, थोड़ी देर पहले मैं बात ही कर रहा था कि राजस्थान में अजमेर से यहां से ये नदी निकलती है, लूणी नदी। और लूणी नदी नाग पहाड़ से निकलती है अजमेर से, तो अरावली से ये निकलेगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लूणी नदी। ठीक है, तो सारे पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर आ रहा है। मूसी तथा भीमा नदी सहायक हैं। देखिए मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि भीमा सहायक नदी है किसकी, तो हमें ये पॉइंट नोट करना है कि सब देखिए महानदी की तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि महानदी का संबंध तो उड़ीसा से है। इसके बाद में कृष्णा, ब्रह्मपुत्र की भी नहीं है, कावेरी की भी नहीं है, एक ही ऑप्शन बच जाता है यहां पर कृष्णा की। यानी देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि
ये मूसी और भीमा ये सहायक नदियां किसकी है? कृष्णा की है। और कृष्णा नदी निकलती कहां से? महाबलेश्वरम से निकलती है। सर महाबलेश्वरम कहां है? ये भी महाराष्ट्र में है। आगे बढ़ती है, इसी की एक सहायक नदी और है कृष्णा की, तुंगभद्रा, और इसी के ऊपर एक डैम बना हुआ है। आगे चलकर आपने देखा भी होगा, कृष्णा नदी के ऊपर यहां भी तुंगभद्रा यहां पर बना हुआ है, आपने देखा। और यहां पर भी एक डैम बना हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, नागार्जुन डैम, नाम सुना होगा, आंध्र प्रदेश के अंदर आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18 नंबर का क्वेश्चन, जास्कर नदी निम्नलिखित में से किसकी एक सहायक नदी है? तो एक सहायक नदी पूछा है जास्कर, और आप देखिए 3 पर्वतमालाएं ऊपर, पहली कराकोरम, दूसरी लद्दाख और तीसरी जास्कर। तो जास्कर और यहां से नदी बह रही है सिंधु, इसका मतलब सीधा और साफ है। देखिए श्योक नदी आ जाए, जास्कर नदी आ जाए, गिलगित नदी आ जाए, ये सभी सहायक नदी है किसकी? सिंधु की। ठीक है, तो बिना वक्त गवाए सीधा सा उत्तर है सिंधु नदी की सहायक नदी है। ठीक है, लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान, इंडस, इसे इंडस नदी भी कहते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, ओडिशा में सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए कृष्णा नदी का यहां पर देखिए ओडिशा से कोई संबंध ही नहीं है, ताप्ती नदी का भी कोई संबंध नहीं है, गोदावरी और महानदी, अब आप देखिए गोदावरी नदी का भी संबंध नहीं है, महानदी है। और महानदी को कहते हैं उड़ीसा का क्या कहते हैं? शोक कहते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने बात की, इसी महानदी के ऊपर एक डैम बना हुआ है, हीराकुंड बांध। साथियों हीराकुंड बांध की बात करें तो 4801 मीटर है और भारत का सबसे लंबा बांध है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड, और ये किस नदी पर है? महानदी पर है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका महानदी, उड़ीसा की सबसे लंबी नदी है। चलिए यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर आ रहा है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्या बात है, देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, भारत की सबसे लंबी और भारत से गुजरने वाली सबसे लंबी, दोनों में अंतर है। तो भारत की सबसे लंबी कौन सी है? गंगा। तो लेकिन यहां पर मन में प्रश्न चल रहा होगा कि सब भारत की सबसे बड़ी नदी भी कौन सी है? गंगा। बड़ी का मतलब अपवास है और लंबी का मतलब प्रवास है। लंबाई हमेशा किलोमीटर में लिखी जाती है और बड़ी हमेशा किसमें? वर्ग किलोमीटर में। यह अपवाह को रिप्रेजेंट करती है। अब भारत की सबसे लंबी नदी भी गंगा है और सबसे बड़ी नदी भी गंगा, 2525 किलोमीटर। लेकिन भारत से गुजरने वाली सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र है। दुनिया में सर्वाधिक नाम रखने वाली नदी भी ब्रह्मपुत्र है और भारत की सबसे गहरी नदी भी ब्रह्मपुत्र है। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंगा। तो यहां पर देखिए दक्षिण भारत की सबसे लंबी कौन सी है? गोदावरी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र यहां पर भारत से गुजरने वाली सर्वाधिक लंबी। और एक चीज और हम लोग कह रहे थे, भारत की सबसे गहरी नदी, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, गहरी नदी ये भी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। राइट, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आप देख रहे थे, गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पर आ रहा है, काकरा पार सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? देखिए काकरा पार शब्द आ जाए और उकाई, उकाई परियोजना और काकरा पार प्लस काकरा पार, ये दोनों ही कहां पर है? ये तापी नदी पर है। ठीक है, मैंने पहले भी इसकी बात कर रही थी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी नदी माही की एक सहायक नदी नहीं है? देखिए हमने कहा माही की अगर हम बात करें तो इस तरीके से ये निकलती है नदी और राजस्थान में प्रवाहित होकर इसी माही नदी को ये किस रेखा को काटती है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब इसके ऊपर यहां पर अगर हम बात करें तो 2 नदियां आकर मिलती है, एक का नाम है जाखम और एक का नाम है सोम, और सोम और जाखम नदी के संगम पर एक धाम बनता है जिसे वेणेश्वर धाम कहते हैं, बड़ा प्रसिद्ध है साथियों। तो इसका मतलब सोम और जाखम इसकी सहायक नदियां हैं। फिर अनास भी इसकी सहायक नदी है। यहां पर देखिए तंदोनी इसकी सहायक नदी नहीं है। ये क्वेश्चन एसएससी ने एमटीएस के अंदर पूछा था लास्ट ईयर।
ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये इससे कोई संबंध नहीं है माही नदी से। माही नदी के ऊपर दो बांध भी बने हुए हैं, ये एक का नाम कागदी पिकअप बांध है, कागदी पिकअप बांध। और कागदी पिकअप बांध कहां पर है, तो साथियों गुजरात के अंदर है। और इसके ऊपर एक डैम बना हुआ है माही बजाज सागर, ठीक है, माही बजाज सागर डैम। और माही बजाज सागर डैम कहां पर है, राजस्थान में। राजस्थान के किस जिले में, बांसवाड़ा के अंदर आता है राजस्थान में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 23, सोन नदी किसकी सहायक नदी है। तो देखिए मैंने थोड़ी देर पहले भी आपसे कहा था, एक जगह अमरकंटक, और अमरकंटक से एक नदी निकलती है और जो सीधी जाकर किस में मिलती है, गंगा में। ये सोन नदी है, सोन। और इधर आपने देखा था, हमने आपको पढ़ाया कौन सी नदी थी, यमुना। और दोनों ही नदी किससे निकल रही थी, अमरकंटक। और अमरकंटक कहाँ है, एमपी में। तो सोन किसकी सहायक नदी है, गंगा की। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ये देखिए यमुना और सतलज के बीच, यानी ये तो यहां से यमुना बह रही है और ऊपर से ये सतलज, सतलज तो जाती है इधर, सतलज, इसका पुराना नाम था शत्रुदी, ठीक है। और चेनाब का पुराना नाम था ओस्कनी, ठीक है। और व्यास का पुराना नाम था विपाशा, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान भी रखना है। ये नदी आपकी कौन सी है, यमुना है। इन दोनों के बीच में एक नदी प्रवाहित होती थी, देखिए पौराणिक सरस्वती नदी। यहां पर ये नदी, इसका नाम था सरस्वती, या फिर इसका एक दूसरा नाम भी था द्रस्वती। थोड़ी देर पहले ही मैं कह रहा था कि पुराने समय में इसको जो जिस नाम से जाना जाता था वो सरस्वती और द्रस्वती, आज इसे क्या कहते हैं, घग्गर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, घग्गर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 25, भारत में दिहांग किस नदी को कहा जाता है। मैंने कहा था जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में अरुणाचल के अंदर प्रवेश करेगी, अरुणाचल में ये नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र। इसे यहां तिब्बत में क्या कहते हैं, सांगपो, ब्रह्मपुत्र नदी है। तो इसे क्या अरुणाचल प्रदेश में क्या कहेंगे, दिहांग। और फिर असम में इसको क्या कह देंगे, ब्रह्मपुत्र, राइट। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। सर्वाधिक नाम रखती है ये नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की एक सहायक नदी है। देखिए गंगा को थोड़ा सा आप देख लीजिए, हल्का सा, एक ही मिनट के अंदर मैं बता देता हूं। गंगा की सहायक नदियों में जहां सवाल आ जाए तो गंगा की सबसे बड़ी अगर कोई सहायक नदी है तो साथियों वो कौन सी है, यमुना। एक पॉइंट तो ये है। और यमुना गंगा में मिलती कहां पर है, तो ये मिलती है प्रयागराज में। कहां मिलती है, प्रयागराज। अब देखिए इसकी सहायक नदियों में देखें, महाकोशी, महाकोशी ये गंगा की सहायक नदी है। फिर यहां पर देखिए कोसी, बिहार का शोक, ये इसकी है। आपने देखा आगे चलकर, जहां अगर हम गंगा की सहायक नदी की बात करें तो गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, रामगंगा, यमुना, ये सब किसकी सहायक नदी है, सब गंगा की सहायक नदियां हैं। तो इसने पूछा है नदी है, तो इसका राइट आंसर क्या है, घाघरा। सब भीमा किसकी सहायक नदी है, तो भीमा तो कृष्णा की सहायक नदी है, ये तो हो ही नहीं सकता। इसके बाद में देखो माही स्वयं अपने आप में नदी है। साबरमती, ये देखिए, तो ये इसका संबंध राजस्थान से निकलती है, साबरमती उदयपुर, और गुजरात में बहती है। माही नदी गुजरात से निकलकर गुजरात में खंभात की खाड़ी में फिर अपना जल गिरा देती है। तो एक ही नदी बच गई, घाघरा। देखिए रामगंगा, गोमती, एक चीज और भी याद रखनी है, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, रामगंगा, और एक नदी और याद रखना आप, शारदा। और शारदा का दूसरा नाम है काली नदी। ध्यान रखिए, ये सब गंगा की सहायक नदियां हैं, किसी को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक बात और है, अगर आप देखोगे तो मोस्टली सारी नदी लेफ्ट हैंड से मिल रही है, राइट हैंड से नदी कौन सी मिल रही है, यमुना। ये भी एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। एक बहुत अच्छा प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी यानी इधर गिरनी चाहिए, तो सिंधु तो गिरेगी नहीं, अरब सागर में गिरती है। तापी, ये भी यहां गिरती है। महानदी नर्मदा, ये भी देखिए, खंबात की खाड़ी अरब सागर, खंबात की खाड़ी अरब सागर, और सिंधु अरब सागर, एक ही नदी बन गई। ये कौन सी, महानदी। तो ये अपना जल गिराती है कहां पर, बंगाल की खाड़ी में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, यहां पर 28 नंबर, निम्नलिखित नदियों को भारत में उत्तर दक्षिण दिशा में उनकी उपस्थिति के अनुसार क्रम के रूप में व्यवस्थित करें। ये तो सरल प्रश्न है। सबसे ऊपर आपको कौन सी नदी दिखानी है? सिंधु। सिंधु के बाद में दूसरी नदी कौन सी है? झेलम। झेलम के बाद में चेनाब। चेनाब के बाद में रावी। रावी के बाद में यहां पर ये आपकी कौन सी है? सतलज। लेकिन सतलज से पहले इसमें कौन सी मिलती है? व्यास। बात खत्म होती है, ये उत्तर और ये दक्षिण। लगा दीजिए। अब यहां से पहले सतलज होगी तो यहां तो ये खत्म, ये प्रश्न तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सतलज के बाद सिंधु नहीं आएगी उत्तर से दक्षिण में। दूसरा देखिए सिंधु, रावी, व्यास, लेकिन ये देखिए फिर बाद में चेनाब को दिखाया है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि व्यास और रावी से ऊपर है, तो ये ऑप्शन भी खारिज है। देखिए सिंधु, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज, यस, इसके ऊपर हम कुछ अपने आप को स्टैंड कर सकते हैं। लेकिन उसके नीचे देखिए, नीचे भी आप देखिए सिंधु, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये दो ऑप्शन यहां पर एक साथ क्रिएट हो गए। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन सी और डी सही है। फिर भी आप अगर देखना चाहें तो देखिए उत्तर में सबसे पहले उत्तर में कौन है? सिंधु, फिर झेलम, फिर चेनाब, फिर रावी, फिर व्यास और फिर सतलज। साथियों ये 6 नदियां हैं, 1 2 3 4 5 और 6, इन्हीं को लेकर 6 नदियों को लेकर एक समझौता हुआ 1960 के अंदर, जिसे आप कहते हो सिंधु जल समझौता। और उस समझौते में आपने देखा पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे उस समय। उस समझौते में कहा गया कि जो ऊपर की 3 नदियां हैं, ये वाली, इनका उपयोग केवल भारत 20% करेगा इनके जल का, और बाकी की जो नदियां हैं इनके जल का पूरा प्रयोग यानी पूर्णतः प्रयोग किसके पक्ष में रखा गया? भारत के पक्ष में रखा गया। ठीक है, यानी इसको बात ध्यान रखनी है। ये समझौता किसमें हुआ? जेएल नेहरू आप जानते हैं, और प्लस में अयूब खान। अयूब खान पाकिस्तान की तरफ से और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत की तरफ से थे। विश्व बैंक ने भूमिका निभाई और विश्व बैंक ने समझौता कराया। और अगर आप डेट भी जानना चाहते हैं तो डेट 19 सितंबर की थी। 19 सितंबर 1960 को यह समझौता हुआ, जिसे कहा गया सिंधु जल समझौता। 6 नदियों के संबंध में हुआ। 3 टॉप ऊपर की जो नदियां, उत्तर की नदियां, उनका लगभग सारा जल 80% जल पाकिस्तान उपयोग करेगा। भारत रोकेगा नहीं, केवल यहां पर उपयोग में ला सकता है 20% को। ठीक है, बाकी 3 जो नीचे की नदी आप देख रहे हैं, रावी, व्यास और सतलज, इनका पूर्णतः अधिकार दे दिया गया किसको? भारत को। ठीक है, हालांकि ये अभी विवाद चलता रहता है इसके यहाँ पर। ये अच्छा प्रश्न है ये भी। नेक्स्ट, आप जानते हैं कि जब भी किसी राज्यों के बीच में अंतरराज्यीय जल अधिनियम बना हुआ है, ठीक है, तो ऐसा विवाद होता है तो वो कई बार केंद्र सरकार के पाले में ये गेंद चली जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? देखिए अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कोयना। कोयना है क्योंकि ये महाराष्ट्र के अंदर है। ये इसके ऊपर कोयना नदी सहायक नदी है कृष्णा की, और इसके ऊपर कोयना परियोजना भी है। घाट प्रभा और पंचगंगा ये किसकी है? ये भी कृष्णा की सहायक नदियां हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और मैंने पहले भी आपको यहां पर दिखा भी दिया था कि कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है। तो साथियों अगर फिर भी अगर आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि हमें लर्न नहीं है कि सब कृष्णा की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, तो हम आपको दिखा देते हैं स्क्रीन पर कि सब कृष्णा की सहायक नदी, ये लीजिए यहाँ पर कृष्णा की सहायक नदियों में, ये लीजिए आपको दिखा देते हैं यहाँ पर, ये लीजिए यहां पर दिया हुआ है कोयना, यरला, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, मूसी और मालप्रभा। ठीक है, और यहां पर तुंगभद्रा भी देख रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, क्योंकि सहायक नदियों को आपको हमेशा याद में रखना है। जैसे आपको कावेरी की भी अगर याद रखनी है, सब कावेरी की कौन कौन सी, तो देखिए कावेरी निकलती कहां से? ब्रह्मगिरी कर्नाटक से निकलती है। उसके बाद इसके ऊपर शिव समुद्रम जलप्रपात भी बना हुआ है, जहां पर जल विद्युत परियोजना भी है। ये विद्युत परियोजना, ठीक है, विद्युत परियोजना है, हाइड्रो पावर स्टेशन है। उसके बाद में आप देखेंगे तो सब यहाँ पर कावेरी नदी यहाँ जाकर और अपना जल कहाँ गिरा देती है? बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है, तमिलनाडु में बहती हुई। अब इसकी कई बार क्या होता है, कावेरी नदी की भी सहायक नदी पूछ लेता है। हेरंगी, हेमावती, लोकापावनी, सिमसा, अक्रावती, लक्ष्मण तीर्थ, काबनी, सुवर्णवती, भवानी और अमरावती और काबिनी।
ये ध्यान रखिए, अमरावती, भवानी, सुवर्णवती, काबनी, लक्ष्मण तीर्थ, अक्रावती, शिमसा, हेरंगी, हेमावती और लोकपावनी। ठीक है, ये सब किसकी हैं? ये सब भी कावेरी की सहायक नदियां हैं। अक्सर ऐसे प्रश्न आपसे परीक्षा में कई बार क्या है पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो यहां आपको, यहां इसका राइट आंसर था जो आप देख रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहां पर, और आज का अंतिम सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, 30 नंबर का। पुणे किस नदी के किनारे बसा हुआ है? एक शहर है पुणे, महाराष्ट्र में आता है, लेकिन नासिक किसके किनारे था? अब बताइए, किसके? किसके? गोदावरी के। ठीक है, यहां पूछा किसके हैं? पुणे। तो पुणे, अलकनंदा, तो अलकनंदा के तो है ही नहीं। अलकनंदा के तो आपने देखा था, कौन सा था? बद्रीनाथ, याद रखिए। अरे यहां पर देखिए, अलकनंदा के बद्रीनाथ था। ठीक है, यहां पर, और आपको पता है मंदाकिनी के कौन था? मंदाकिनी के केदारनाथ। ठीक है, और यहां पर मूठा, ये राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या है? मूठा है। ठीक है, अब यहां पर ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं नदियों के किनारे बसे शहर। ठीक है साथियों, अक्सर क्या होता है, कई बार परीक्षा में नदियों दी हुई होती है और उसके पूछ लेता है कौन सा शहर किस नदी के किनारे। तो यहां पर देख लीजिए, अगर हम यहां पर देखें तो हमने यहां पर शहर दे रखा है, नगर है, और दूसरी तरफ नदी है। तो देखिए सबसे पहले औरंगाबाद, ये कोयना नदी के किनारे है। ठीक है, औरंगाबाद, और कोयना नदी का संबंध किससे है? महाराष्ट्र, इसका मतलब महाराष्ट्र से संबंध है। कटक, कटक कहाँ है? उड़ीसा में, और महानदी, ये भी उड़ीसा। तो कटक शहर किस नदी के किनारे पर है? महानदी के। फतेहपुर शहर गंगा नदी के किनारे पर। भागलपुर बिहार, ये भी गंगा नदी के किनारे पर है। गोरखपुर, ये राप्ती नदी के किनारे पर है। अयोध्या सरयू के किनारे। हैदराबाद, ये मूसी, क्योंकि मूसी नदी आपने देखा था कृष्णा की सहायक नदी है, और मूसी नदी के किनारे पर बसा है हैदराबाद। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, ये किस नदी के किनारे पर है? कृष्णा नदी पर। तो आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, उत्तरकाशी शहर किस नदी पर है? भागीरथी नदी के किनारे पर। लखनऊ गोमती नदी के किनारे पर, और गोमती किसकी सहायक नदी है? गंगा की। नई दिल्ली यमुना और आगरा, आप जानते हैं ताजमहल का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, इटावा उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के किनारे पर है। मथुरा, ये भी यमुना नदी के किनारे पर है। पटना गंगा नदी के किनारे पर। वाराणसी गंगा नदी के किनारे पर। हरिद्वार, कानपुर, ये दोनों शहर भी गंगा नदी के किनारे पर है। नासिक गोदावरी पर। मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको कहा, ये अक्सर ऐसे प्रश्न पूछ ले जाते हैं। उज्जैन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी, क्योंकि कुंभ का मेला लगता है यहां पर उज्जैन में। ठीक है, क्षिप्रा नदी के किनारे पर। श्रीनगर, बहुत ज्यादा घूमने की अच्छी, और ये झेलम जो आप देख रहे हैं, ये इस नदी के किनारे पर श्रीनगर शहर बसा हुआ है। लेह सिंधु नदी के दाएं तट पर। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर है। कोटा चंबल नदी के किनारे पर है राजस्थान में। लुधियाना पंजाब सतलज नदी के किनारे पर। फिरोजपुर, ये फिरोजपुर भी पंजाब का है। लुधियाना और फिरोजपुर ये पंजाब के अंदर आता है, और दोनों ही सतलज नदी के किनारे पर है। प्रयागराज गंगा यमुना का संगम। अजमेर लूनी और कोलकाता हुगली नदी के किनारे पर आता है। ठीक है साथियों, इसके बाद में हम जबलपुर एमपी की बात कर रहे हैं। मैंने बताया था थोड़ी देर पहले धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी के किनारे पर। मदुरई, यहां पर एक मंदिर है, मीनाक्षी टेम्पल का नाम सुना होगा आपने, वैगई नदी के किनारे पर है, बहुत प्रसिद्ध है। पणजी शहर मांडवी नदी, याद करिए दो ही नदी बहती है, एक मांडवी और ज्वारी, कहां पर? गोवा में। पुणे, हमने कहा मूठा नदी के किनारे पर। तो ये थोड़ा सा हमने फास्ट आपको इसलिए बताया, समय का अभाव था। साथियों आज का कक्षा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर हमारा कक्षा कार्यक्रम पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब मैं आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद, जय भारत।